सभी मित्रगणों को नमस्कार। सभी को हमारे YouTube चैनल भुवनेश्वंश पर पुनः स्वागत है, जिसमें आज हम DSC 5 हिंदी साहित्य का इतिहास BA ऑनर्स हिंदी के परीक्षा हेतु कुल 4 प्रश्नों को पढ़ेंगे। कुल 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें से 90 में से 40 अंक परीक्षा के लिए आज हम पूरे पक्के तैयार करेंगे, जो कि हम पूरे उत्तर के सहित इन प्रश्नों को करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास में मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध में अंतर स्पष्ट करें। ये 10 अंक का प्रश्न आ सकता है, ये 15 अंकों का भी आ सकता है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्धों को अलग अलग भी स्पष्ट करने को आ सकता है और साथ में अंतर भी। तो इसका उत्तर हम शुरू करते हैं पढ़ना। मध्यकालीन बौद्ध तथा आधुनिक बौद्ध में अंतर। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह वर्तमान युग आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शब्द का प्रयोग 1850 के बाद सृजन के लिए किया जाता था। साहित्य के इतिहास में यह भारतेंदु युग है, जिसे आधुनिकता का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारतेंदु युग हिंदी के जनक कहे जाते हैं। यद्यपि वे कविता का कथ्य पूरा परिवर्तित ना कर सके, किंतु व्यापक स्तर पर युग की समस्याओं की पहचान करते हुए वे युगांतकारी परिवर्तन ला सके। उन्होंने सोए हुए हिंदी जगत को मानो झकझोर कर जगाया। अतीत की जड़ताओं से मुक्ति और परंपरा से श्रेष्ठ का चयन, यह भारतेंदु की विशेषता कही जा सकती है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल लिखकर वे भीतरी स्वाधीनता के ही महत्व का गान कर रहे थे। वे जन साधारण से जुड़कर लिखते थे। सृजन केवल किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान और जानकर लिखने वाले भारतेंदु के पाठक श्रोता वर्ग का निरंतर विकास हुआ। देश में यह समय अंग्रेजों के शासन का था। 1857 की असफलता के अनुभव के बाद पराधीनता की बेड़ी में जकड़े भारतीय अब मुक्ति के लिए जागरूक हो रहे थे। अंग्रेजों के शासनकाल में ही आधुनिक शिक्षा के आगमन के साथ देश के शिक्षित समुदाय में एक नई चेतना का उदय हुआ। यह भावना देश प्रेम, सामाजिकता और सामंतवाद विरोधी चेतन के रूप में उभरकर सामने आई। इस समय विगत और आगत के बीच नए संबंध सूत्र का विकास तथा भविष्य के बारे में सोच विकसित हुई, जिससे वस्तुपरकता और संतुलन था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, सन 57 दो विरोधी ताकतों की टकरावट का काल था। सामंतवादी और पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियाँ अपनी सारी ताकत लगाकर सदा के लिए समाप्त हो गई। सामंतवाद की संपूर्ण संभावना खत्म होने के बाद देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सोचना शुरू किया और अंग्रेज शासकों ने भी इस देश की परंपरा को समझकर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नवीकरण किया। 19वीं शती पूरे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत में इस समय जिस नई चेतना का उदय हो, उसे समाज से जुड़ाव और देश के प्रति लगाव के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। साहित्य और समाज दोनों ही स्तरों पर इसका प्रतिफलन हुआ। 19वीं शती में आए कई परिवर्तनों जैसे यातायात और संचार के साधन, कल कारखाने, प्रेस की स्थापना, देशी और विदेशी संस्कृति की पारस्परिक संबंधमयता ने भारतीय जनजीवन में आधुनिक चेतना का संचार किया। यह आधुनिक भाव बौद्ध स्वाधीनता की चेतना, समता की भावना, विवेक और सांसारिकता के नए परिदृश्य को समझने के रूप में विकसित हुआ। लेकिन इससे पहले जिस युग की बात की जाती है, वह साहित्य के इतिहास में मध्य युग कहा जाता है, जिसे मध्यकालीन युग कहा गया, नाम दिया गया। बदलाव की प्रक्रिया में ढलकर मध्य युग आधुनिक युग के रूप में परिणत हुआ।
आधुनिक और मध्ययुगीन बौद्ध में अंतर को समझना जरूरी है। तो हम इसे शुरू करते हैं। आधुनिक बौद्ध इस लौकिक सत्ता में उस सत्यता में विश्वास करता है। अपने आसपास के जीवन के प्रति आधुनिक मन की सहज संप्रवृत्ति या जुड़ाव है। वह उसके सुधार परिष्कार में तत्पर दिखाई देता है। तर्क और बुद्धि आधुनिक भावबोध के प्रस्थान बिंदु कहे जा सकते हैं, जबकि मध्ययुगीन बौद्ध का मुख्य आधार भावनामय पारलौकिक दृष्टि है। मध्ययुगीन मन का भाग्यवाद और ईश्वर में अपूर्व विश्वास होता है। वह जीवन और इस सृष्टि को नाशवान और मायारूप मानता है। अपने जीवन का चरम लक्ष्य वह मोक्ष प्राप्ति मानता है। उपर्युक्त कथनों के अर्थ को हम उदाहरण द्वारा ठीक ठीक समझ सकते हैं। पारलौकिक दृष्टि में जो निष्क्रिय समर्पण भाव दिखाई देता है, उसका प्रतिफल हम इस पंक्ति में देखते हैं। कातर मन का एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। आधुनिक बौद्ध इस निष्क्रियता का निषेध करता है। इन दोनों दृष्टियों के अंतर को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मध्य युग की अभिव्यक्ति। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह मलुक दास जी ने पंक्तियाँ लिखी थी। और आधुनिक बौद्ध कहता है, नर हो ना निराश, करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने पंक्तियाँ दी। अतीत की मधुर स्मृति में खोए भर रहना आधुनिकता नहीं है। अतीत की प्रेरणा ये प्रवृत्तियाँ हैं। अतीत की प्रेरणा, वर्तमान का मान और भविष्य का स्वप्न, यह है आधुनिकता की चेतना। परंपरागत मान्यताओं से चिपके रहना, किसी नवीनता को न अपनाकर लीक का अनुसरण करना, नए पथ का निर्माण न करना, किसी प्रकार की दृष्टि विस्तार को समाहित न करना, यह है मध्ययुगीन बौद्ध का स्वरूप। मध्ययुगीन मानसिकता में सामंती व्यवस्था की देन के रूप में जाति प्रथा, अन्य कई अंतर्विरोध जैसे बाल विवाह से भरे प्रतिगामी तत्व मौजूद रहते हैं। उन्हीं से मुक्ति एवं अनुकूल मूल्यों का चयन आधुनिक बौद्ध का लक्षण है। कह सकते हैं कि आधुनिक युग में बुद्धि पर बल है, जबकि मध्य युग धर्म के साथ आस्था, विश्वास और श्रद्धा भाव को लेकर चला, जिसमें अंधविश्वास सबसे ज़्यादा हुआ। मानवतावादी दृष्टि और वसुधैव कुटुंबकम की भावना की आधुनिकता की पहचान है, जबकि मध्ययुगीन बौद्ध सीमित दायरे की जिंदगी का वर्णन करता है। जड़ता को तोड़ अपने घेरे से निकल पाना मध्ययुगीनता से आधुनिकता की ओर बढ़ना है। जीवन के नए संदर्भों की ताजगी में परिभाषित कर पाना आधुनिक भावबोध का लक्षण है। मध्ययुगीन आध्यात्मिक पारलौकिक के स्थान पर इस संसार की ठोस वास्तविकता के साथ जुड़ना आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना है। आधुनिक मन प्रश्नमुखी और प्रयोगशील है। आधुनिक बौद्ध व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का हामी है। उसमें किसी प्रकार की अपरिवर्तनशील, रूढ़, कट्टर भावना के लिए स्थान नहीं है। अपनी जड़ों की पहचान और नवीनता की स्वीकृति इस चुनौती को आधुनिक भावबोध स्वीकृति देता है। उसमें अतीत की समझ, परंपरा का बोध, जीवन की समग्रता और तर्क संगत दृष्टि है। इस प्रकार बदली हुई परिस्थितियों का स्वीकार, गतिशीलता, तर्क संगत आचरण, रूढ़ियों का त्याग, नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण, मध्ययुगीन मानसिकता से मुक्ति, संघर्ष की चेतना, स्वयं की पहचान, इन तमाम तत्वों से मिलकर विकसित आधुनिक बोध उस वर्तमान का सच है जिसमें हम सांस लेते हैं। यदि संक्षेप में हमें इसका अंतर स्पष्ट करना है तो अंतर इसी प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। एक तरफ दो कॉलम्स बना के, एक तरफ मध्ययुगीन बौद्ध, एक तरफ आधुनिक बौद्ध। तो इसमें मध्ययुगीन बौद्ध में क्या है? परलोक है, पारलौकिक शक्ति है। और आधुनिक बौद्ध में इहलोक शक्ति है। इहलोक में कि किस प्रकार से विकास हुआ, ईश्वर जी शक्ति का विकास, मतलब ईश्वर की शक्ति का विकास, और यहाँ पे मनुष्य की भूमिका का विश्वास,
देववाणी का प्रयोग मध्ययुगीन बौद्ध में हुआ और आधुनिक बौद्ध में लोकवाणी का प्रयोग हुआ। मध्ययुगीन बौद्ध में अतीत की निरंतरता, श्रद्धा, धर्म, संतोष, संस्कार, भाग्य, अध्यात्म, कुटुंब, वर्ण, इन सब का बोध किया गया। और आधुनिक बौद्ध में ज्ञान की विकास, समानता, तर्क, विज्ञान, असंतोष कि उसका उल्टा, संस्कार, व्यवहार, परिस्थिति बोध, मानववाद, व्यक्ति वर्ग, इन सब का बोध किया गया। आदिकाल या वीरगाथा काल में, वीरगाथा काल अर्थात रीतिकाल में युद्ध की प्रवृत्ति प्रमुख थी। भक्ति काल में धर्म प्रमुख हो गया और रीतिकाल में सामंतों के दरबार प्रमुख हो गए। पर रीतिकाल के बाद जनता, लोक समाज, राष्ट्रीयता और देश गौरव सहसा प्रमुख हो उठे। इसलिए काल की दृष्टि से जिसे हम आधुनिक काल मानते हैं, उनसे बृहत्तर जन समाज और राष्ट्र की चेतना परिपूर्ण रूप में व्यक्त हुई है। उसमें देश के विगत गौरव का इस तरह आख्यान किया गया है जिससे निराश जन समूहों को प्रेरणा मिलती है। उसमें धर्म, दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, सामूहिक अधिकार और कर्तव्य विज्ञान आदि के संबंध में पर्याप्त तर्क वितर्क का साहित्य मिलता है। उसमें व्यक्ति की निजी भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। इस तरह आधुनिक काल का साहित्य बहिर्जगत और अंतर्जगत दोनों ही पर बल देकर विकसित हुआ और हो रहा है। धार्मिक कर्मकांड, सामाजिक रूढ़ि, शासन व्यवस्था और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध से आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना गया है। इस दृष्टि से भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 के साहित्य इतिहासकारों के नवीन परंपरा का सूत्रपात किया। अपने साहित्य के माध्यम से यह काम करने के लिए भारतेंदु युग में ही कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों और व्यंग कविताओं को पढ़कर आप भी यह स्वीकार करेंगे कि भारतेंदु युग में विचार की प्रौढ़ता और आधुनिकता का आरंभ हो गया था। इसी विचार की प्रौढ़ता और आधुनिकता में प्रवेश के कारण गद्य को इतना महत्व मिला, चूँकि कविता के माध्यम से एक सीमित दायरे में ही सीमित वर्ग तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, प्रेम मग्न और बालकृष्ण भट्ट ने गद्य का सहारा लिया। भारतेंदु युग में गद्य के क्षेत्र में निबंध, नाटक, कहानी का प्रारंभ, उपन्यास, आलोचनात्मक विकास हुआ। आधुनिक साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप भारतेंदु युग में ही निश्चित हुआ। भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने में बड़ा काम किया। इसी तरह कुछ बौद्ध प्रश्न, इन्हीं जो हमने ये पूरा उत्तर पढ़ा, जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि इसमें मध्यकालीन का अलग आ सकता है, आधुनिक का अलग आ सकता है और मध्य और आधुनिक दोनों का एक साथ भी प्रश्न आ सकता है। तो ये बौद्ध प्रश्न आप इन्हीं में से कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारा पहले 10 अंक या 15 अंक कहें तो पूर्ण हो चुके हैं। अगला जो दूसरा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमारी दूसरी यूनिट का। नव जागरण से क्या समझते हैं, उसके विभिन्न कारकों पर प्रकाश डालें या पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। ये भी 10 से 15 अंकों में आ सकता है। हिंदी नवजागरण। हिंदी प्रदेश में नवजागरण का आरंभ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन से माना जाता है, जिसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी। तब से हिंदी प्रदेश में, मतलब हिंदी जगत में नवजागरण का आरंभ माना जाता है। राष्ट्रीय एकता, राजसत्ता को जनहित के लिए बाध्य करना, अंग्रेज़ों द्वारा प्रदत्त व्यवस्था को उलट देना, जो कि जमींदारों, साहूकारों, सामंतों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। किसान, सैनिकों व गैर सैनिक किसानों का साथ मिलकर लड़ना, सांप्रदायिक भेदभाव को दरकिनार करना, हिंदी भाषी प्रदेश का मुख्य रण क्षेत्र होना आदि।
अनेक विशेषताएं स्वतंत्रता आंदोलन की रहीं जो हिंदी प्रदेश में नवजागरण के कारण भी रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह की लड़ाई लड़ी गई, एक तो भारतीय सामंत वर्ग से तो दूसरी अंग्रेजों से। चूंकि भारतीय सामंत वर्ग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, रामविलास शर्मा लिखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के मुख्य सहायक यहाँ के सामंत थे। सन 57-58 में कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक और महाराष्ट्र से राजस्थान से लेकर बंगाल तक के ज़मींदारों, राजाओं, नवाबों ने अंग्रेज़ों की मदद की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण राजकमल 1857 की क्रांति ने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के प्रति चेतना पैदा की, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को बुरी तरह कुचल दिया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योग, धंधों, व्यापार, कृषि सबका विनाश कर दिया था। भारत के सांस्कृतिक कला कौशल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। किसानों को व्यापारिक फसल, नील आदि की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया। किसानों से अधिकाधिक चुंगी वसूल की जा रही थी, यानी जो जमींदारी व्यवस्था अंग्रेज़ों ने लागू की, उसके कारण किसान भूखे मर रहे थे। सैनिकों को अपने ही देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था। हर क्षेत्र में शोषण जारी था, जो कि 1857 की क्रांति के कारण रहे हैं। इस क्रांति का और अंग्रेज़ी शोषण का प्रभाव भारतेंदु व उनके युगीन साहित्य पर सर्वत्र दिखाई देता है। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 26 फरवरी 1874 की कवि वचन सुधा में लिखा। ये पत्रिका का नाम है। क्या यह अनीति नहीं है कि अनुमान 200 वर्ष हुआ इनका अधिकार इस देश में है। इन्होंने हमारे धन धान्य की वृद्धि में कोई उपाय नहीं किया और केवल अपनी भाषा सिखाया और सब व्यापार और धन सब अपने हस्तगत किया। क्या यह खेद की बात नहीं है कि हमको कला कौशल के विमुख रखा और आप स्वतः व्यापारी बनकर सब देश भर का धन और धान्य अपने देश में ले गए। आगे भारतीय जुलाहे, किसान, कारीगर की बिगड़ती दशा पर 6 मार्च 1874 की कवि वचन सुधा में लिखते हैं कि कपड़ा बनाने वाले, सूत निकालने वाले, खेती करने वाले आदि सब भीख मांगते हैं। खेती करने वालों की यह दशा है कि लंगोटी लगाकर हाथ में तुम्बा ले भीख मांगते हैं और जो निरुधम हैं उनको तो अन्न की भ्रांति है। 25 अगस्त 1857 को भारत के सम्राट बहादुर शाह ने घोषणा की, पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत की समस्त जनता व सिपाही बादशाह की सत्ता के लिए लड़ें। अगर पुरानी व्यवस्था राजशाही सत्ता की पुनः स्थापना हो जाती है तो अंग्रेज़ों के द्वारा उद्योग, धंधों, व्यापार, कृषि आदि का विनाश किया जा रहा है तथा भूमिकर से जो किसान पीड़ित हैं उसे बदला जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेज़ों ने चौपट कर दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अंग्रेज़ी अर्थव्यवस्था को समझकर ही 22 दिसंबर 1872 को लिखते हैं कि कपड़ा, झाड़, फानूस, खिलौने, कागज़ और पुस्तक इत्यादि सब वस्तु विलायत से आवेंगी, उसके बदले यहाँ से द्रव्य जाएगा। रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं प्रकाशन हुई। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता पर किए जाने वाले शोषण के हर रूप के प्रति तत्कालीन विद्वानों में असंतोष पैदा हो रहा था। वे शोषण के कारण तथा उनके निवारण के बारे में स्वयं गहरा चिंतन कर रहे थे। उसी चिंतन का प्रमाण तत्कालीन साहित्य में देखने को मिलता है, जिसके अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 1857 की क्रांति के बाद जो चेतना भारतीय समाज में पैदा हुई, उस चेतना का विस्तार भारतेंदु के साहित्य में देखने को मिलता है। चेतना के कारण हर क्षेत्र में नव जागरण पैदा हुआ था। सामाजिक रूढ़ियों, समस्याओं, प्रथाओं, अंधविश्वासों को विरोध किए जाने लगा। सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध हुआ तो विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि पर जोर दिया जाने लगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी।
यानी कह सकते हैं कि समस्त क्षेत्रों यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि पर उस समय के चिंतक गंभीर विचार कर रहे थे। इस विचार करने की पद्धति पर ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिबंध था, जो उस दौर के चिंतकों पर दिखाई देता है। इस प्रतिबंध के बावजूद वे स्वदेश की बातें कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रहे थे। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारतेंदु स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए कह रहे थे कि परमेश्वर की साक्षी देकर उन्होंने घोषित किया था कि आगे कोई विलायती कपड़ा ना पहनेंगे और हिंदुस्तान का बना कपड़ा ही पहनेंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा पत्र 23 मार्च 1874 की कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये बात गदर के लगभग 15 वर्ष बाद कह रहे थे। इसमें यह बात साफ झलकती कि भारतेंदु युग पर 1857 का प्रभाव था। इस आधार पर नव जागरण के क्रमशः विकास को भी रेखांकित किया जा सकता है। रामविलास शर्मा के शब्दों में कहे तो गदर सन 57 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नव जागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। गदर के 10 साल बाद 1867 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक की पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में उन्होंने अंग्रेज़ों की आर्थिक राजनीतिक पद्धति की कड़ी आलोचना की, उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। हिंदी नवजागरण का यह तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समकालीन विद्वानों के समय प्रारंभ होता है। इसी नवजागरण कालीन समय में हिंदी की जातीय परंपरा का विकास होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी की जातीय परंपरा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी खड़ी बोली में विभिन्न साहित्यिक विधाओं का आरंभ होता है। नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, कहानी आदि विभिन्न गद्य विधाओं की भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली में शुरुआत करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु के योगदान पर लिखा है कि भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। वे हिंदी के पहले सशक्त और सफल पत्रकार थे। भारतेंदु ने हिंदी अपनी निबंध परंपरा को जन्म दिया। वह भाषा के प्रथम समर्थ नाटककार थे। नाटक पर अपना विस्तृत निबंध लिखकर उन्होंने हिंदी में तुलनात्मक और ऐतिहासिक समालोचना की नींव डाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में राष्ट्रीय स्वाधीनता की समस्या प्रमुख रूप से उभरकर सामने आती है। हालांकि उन पर अंग्रेज़ राजभक्ति का भी आरोप लगता रहा है, पर उनकी राजभक्ति सीमित थी। वे शिक्षा के विकास में कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा नवीन न्याय व्यवस्था आदि के विकास को लेकर अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते हैं। उनकी राजभक्ति वहीं ख़त्म हो जाती है जब भारतीय मांगों को अंग्रेज़ दरकिनार कर देते हैं। अफ़गान युद्ध से भारतीय धन का अपव्यय हो रहा था। लिखते हैं कि ये तो समुझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पाद, भारत कोश विनाश को ये अति अनुकूलात। आधुनिक हिंदी काव्य में अर्थातवाद डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही ग्रंथों शोध ग्रंथों के प्रकाशक रामबाग कानपुर में छपी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं टैक्स लगाना, अन्न महंगा करना, देश को उजाड़ने आदि का कार्य अंग्रेज़ ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंग्रेज़ी राज्य की आलोचना पर रामविलास शर्मा ने ठीक लिखा है कि भारतेंदु की महत्ता इस बात में है कि वह अंग्रेज़ी राज्य के सच्चे और कटु आलोचक थे। उनके नाटकों, कविताओं, निबंधों ने जनता को अंग्रेज़ी राज्य के अन्याय और शोषण के प्रति सचेत किया। भारतेंदु ने अंग्रेज़ी राज्य की सभ्यता, नेक नीति और जनतंत्र का पर्दाफाश कर दिया। अंग्रेज़ों की लालची और लुटेरी प्रवृत्ति पर 30 नवंबर 1872 की कवि वचन सुधा में भारतेंदु लिखते हैं कि चुंगी और पुलिस तुम्हारी दोनों भुजा हैं, अमले तुम्हारे नख हैं, अधेर तुम्हारा पृष्ठ और आमदनी तुम्हारा हृदय, खजाना तुम्हारा पेट, लालच श्रुधा है और सेना तुम्हारा चरण है, खिताब तुम्हारा प्रसाद है। अतएव हे विराट रूप अंग्रेज़, हम तुमको प्रणाम करते हैं।
अंग्रेज़ों से पदवी व सम्मान या खिताब पाने वालों की योग्यता पर भारतेंदु ने बहुत लिखा है। उनसे खिताब पाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि जनता से धोखा करो और उनकी सेवा चाकरी करो, झूठी रिपोर्ट बनाकर उन्हें सौंप दो। अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास अंधेर नगरी, जो अंग्रेजी शासन की व्यंग्यात्मक तारीफ करते हुए कहते हैं, प्रगट सभे अंतर छलधारी, सोई राजसभा बलभारी, सांच कहें ते पन्ही खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे। धर्म अधर्म एक दरसाई, राज करे सो न्याय सदाई, अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। नव जागरण के दौर में सभी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जा रहा था। धार्मिक पाखंडों एवं अंधविश्वास का खंडन किया जा रहा था। भारतेंदु साहित्यकार, पत्रकार के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने धार्मिक पाखंड फैलाने वाले पंडित पुजारियों, अधार्मिक कृत्य एवं समाज विरोधी कार्य करने वालों की तीखी आलोचना की है। पशु बलि, मदिरापान आदि का भारतेंदु ने कड़ा विरोध किया है। वैदिक हिंसा न भवती नाटक में इस तरह की धार्मिक सामाजिक बुराइयों पर जोरदार व्यंग किए गए हैं। बस चुप दुष्ट जगदम्बा कहता है और फिर इसी के सामने उसी जगत के एक बकरे को अर्थात उसके पुत्र को ही बलि देता है। और दुष्ट अपनी अम्बा कह जगदम्बा क्यों कहता है? क्या बकरा जगत के बाहर है? दुष्ट कहीं का वेद पुराण का नाम लेता है। मांस मदिरा खाना पीना तो यूँ ही खाने में किसने रोका है? धर्म के बीच में क्यों डालता है? भारतेंदु स्वयं वैष्णव भक्त थे, लेकिन अंधविश्वास में उनको रुचि नहीं थी। रामविलास शर्मा ने इस संबंध में एक रोचक तथ्य प्रस्तुत किया जिसमें इस मत की पुष्टि होती है। यथा भारतेंदु ने अपनी पहली यात्रा 15 साल की अवस्था में आरंभ की। जगन्नाथपुरी की यह यात्रा उन्होंने परिवार के लोगों के आग्रह से की थी। श्री ब्रजरतन दास ने लिखा है कि पुरी में भोग लगाने के समय भैरव की मूर्ति का बैठना देखकर उन्होंने उसका विरोध किया और मूर्ति हटवा दी। इस घटना से पता चलता है कि लड़कपन में ही उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों की खुली आलोचना का चस्का लगा चुका था। भारतेंदु समाज में गरीब दीनहीन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी बहुत सारी पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में चला गया था। भारतेंदु समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा से अति चिंतित रहते थे। नव जागरण के आरंभ में ही स्त्रियों की दशा सुधारने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। भारतेंदु जैसे चिंतनशील व्यक्ति का तो इस और ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। वे स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्याओं से चिंतित थे, क्योंकि उनके समय में ही वे देखते थे कि अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ गोरी मेम हर जगह खुलेआम घूमती थी। नील देवी में वे लिखते हैं, जिस भांति अंग्रेज़ी स्त्रियां सावधान होती हैं, अपने संतान गण को शिक्षा देती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, अपना सत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की संपत्ति विपत्ति को समझती हैं, उनमें सहायता देती है और इतने समुन्नत मनुष्य जीवन को व्यर्थ ग्रह दाह और कलह में ही नहीं खोती। उसी भांति हमारी ग्रह देवियाँ भी वर्तमान हीनावस्था का उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, यही लालसा है। भारतेंदु स्त्री शिक्षा, समान अधिकार, स्वतंत्रता के बाद प्रबल पक्षधर थे। भारतेंदु पर स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव था। भारतेंदु के समाज सुधारक रूपों पर परशुराम शुक्ल विरही लिखते हैं कि भारतेंदु के समाज सुधार संबंधी विचारों का पूर्ण परिचय उनके भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है नामक व्याख्यान से प्राप्त होता है। बलिया में संवत 1934 में दिए गए इस व्याख्यान में भारतेंदु ने देश में प्रचलित बाल विवाह, बहुविवाह, धर्म आमंडर आदि का विरोध किया और समुद्र यात्रा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, धार्मिक उदारता आदि का समर्थन और प्रचार किया। अपने देशवासियों को उन्होंने संदेश दिया कि बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए।
जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों का छोटेपन में ही विवाह करके उनका बल, वीर्य, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं। विधा कुछ पढ़ लेने दीजिए। नून, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। उनका पैर कांठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। अतः हमने देखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार, पत्रकार होने के साथ साथ समाज सुधार के लिए भी प्रयासरत थे। उनकी अंग्रेज़ों के प्रति जो राजभक्ति थी, उससे उनकी देशभक्ति को अलगाकर देखने की ज़रूरत है। वे सच में हिंदी नवजागरण के दूसरे चरण के अग्रदूत हैं। उन्होंने हिंदी नवजागरण को नई दिशा प्रदान करते हुए उसका विस्तार किया। इसी विस्तार से हिंदी प्रदेश की जातीयता का निर्माण होता है। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हिंदी नवजागरण राष्ट्रीयता, एकता, स्वतंत्रता के लिए लोगों में चेतना जागृति, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समस्याओं के प्रति जन जागृति पैदा करने वाला आंदोलन था, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके समकालीन साहित्यकारों ने पूरी हिंदी पट्टी में फैलाने का कार्य किया। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरी तरह से उत्तर के सहित पूर्ण होता है, जिसमें नवजागरण को हमने पढ़ा, उसकी कड़ियों को पढ़ा, उनके चरणों को पढ़ा और प्रवृत्तियों को देखा। अब हम तीसरा प्रश्न आरंभ करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता पर प्रकाश डालें या संक्षिप्त वर्णन दें। यह हमारी तीसरी यूनिट से है प्रश्न, दूसरी यूनिट से ही है यह प्रश्न हमारा। हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युग बोध और अपने महत्व दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित इसलिए विदेशी सरकार की दमन नीतियों का उन्हें शिकार होना पड़ा था। उसके निरीशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य निर्माण की चेष्टा और हिंदी प्रचार आंदोलन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था, इसका साक्ष्य भारत मित्र सन 1878 ईस्वी में, सार सुधा निधि 1869 और उचित वक्ता 1880 के जीर्ण पृष्ठों में पर मुखर है। भारत में प्रकाशित होने वाला वह पहला हिंदी भाषा का अखबार उद्दंड मार्तंड द राइजिंग सन 23 मई 1926 को शुरू हुआ था। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिह्नित किया था। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेज़ी पत्रकारिता के दबदबे को ख़त्म कर दिया है। पहले देश विदेश में अंग्रेज़ी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा चहुंदिश लहरा रहा है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ। जो कलकत्ता में वो कलकत्ता गज़ट के नाम से प्रमुख हुआ, बम्बई का मुंबई गज़ट और मद्रास का मद्रास गज़ट के नाम से प्रमुख हुआ। 1780 में प्रकाशित हिके का कलकत्ता गज़ट कदाचित इस और पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उद्दंड मार्तंड 1826 के प्रकाशित होने तक इन नगरों की एंग्लो इंडियन अंग्रेज़ी पत्रकारिता काफ़ी विकसित हो गई थी। इन अंतिम वर्षों में फ़ारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। 18वीं शताब्दी के फ़ारसी पत्र कदाचित हस्तलिखित पत्र थे। 1801 में हिंदुस्तान इंटेलिजेंस ओरिएंटल एंथोलॉजी नाम का जो संकल्प प्रकाशित हुआ, उसमें उत्तर भारत के कितने ही अखबारों के उदाहरण थे।
1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लिथोपत्र हिंदुस्तानी प्रकाशित करना आरंभ किया। 1816 में गंगा किशोर भट्टाचार्य ने बंगाल गज़ट का प्रवर्तन किया। यह पहला बंगला पत्र था। बाद में श्री रामपुरी के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार पत्र समाचार दर्पण को 27 मई 1818 में जन्म दिया। इन प्रारंभिक पत्रों के बाद 1823 में हमें बंगला भाषा के समाचार चंद्रिका और संवाद कौमुदी, फारसी उर्दू के जामे जहानुमा और शमशूल अखबार तथा गुजराती के मुंबई समाचार के दर्शन होते हैं। यह स्पष्ट है कि हिंदी पत्रकारिता बहुत बाद की चीज़ नहीं है। दिल्ली का उर्दू अखबार 1833 और मराठी का दिग्दर्शन 1837 हिंदी के पहले पत्र उद्दंड मार्तंड के बाद ही आए। उद्दंड मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा पंछाही का अर्थ होगा पीछे, कि भाषा के पीछे जो थी वो हिंदी रहती थी, जिसे पत्र के संपादकों ने मध्य देशीय भाषा कहा। 1826 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैं और 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे भारतेंदु का कवि वचन सुधा पत्र 1867 में ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया था। परंतु नई भाषा शैली का प्रवर्तन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन से ही हुआ। इस बीच के अधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे जा सकते हैं और उनके पीछे पत्र कला का ज्ञान अथवा नए विचारों के प्रचार की भावना नहीं है। उद्दंड मार्तंड के बाद प्रमुख पत्र कुछ इस प्रकार आए: बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, मार्तंड पंचभाषीय, ज्ञानदीप, मालवा अखबार, जगदीप भास्कर, सुधाकर, सामयन, दंड मार्तंड, मझलूर, बुद्धि प्रकाश, ग्वालियर गजेट, सुधावर्षण, दैनिक कलकत्ता, प्रजाहितैषी, सर्वहितकारक, सूरज प्रकाश, जगल भंजीतक, सर्वोपकार, प्रजाहित, लोकमित्र, भारत खंडामृत, तत्वबोधमिनी पत्रिका, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सत्य दीपक, वृत्तांत विलास, ज्ञान दीपक, कविवचन सुधा, धर्म प्रकाश, विद्या विलास, वृत्तांत दर्पण, विद्यादर्श, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, अल्मोड़ा अखबार, आगरा अखबार, बुद्धि विलास, हिंदू प्रकाश, प्रयागदूत, बुंदेलखंड अखबार, प्रेम पत्र और बोधा समाचार। यह सभी पत्र 1829 से लेकर पहले चरण 1872 तक रहे। यह हमारा दूसरा प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है हिंदी पत्रकारिता, वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ये 15 से 10 अंकों के बीच में आ सकता है। यह हमारा चौथा एवं आखिरी प्रश्न है। उत्तर छायावाद के परिवेश व प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। इसमें हम उत्तर छायावाद का पढ़ेंगे, उसके परिवेश और उसकी प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, क्या क्या प्रवृत्तियाँ रहीं। उत्तर छायावाद एक परिचय। हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के उपरांत या उसके समांतर सन 1930 के आसपास जो काव्य प्रवृत्ति विकसित हुई, उसे उत्तर छायावाद की संज्ञा दी गई। छायावाद का दूसरा उन्मेष उत्तर छायावाद के रूप में उभर कर आया, जिसने प्रगतिवाद के लिए ठोस भूमि तैयार करने में सराहनीय भूमिका अदा की। उत्तर छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने से पूर्व उत्तर छायावाद और छायावादोत्तर जैसे समानार्थी शब्दों में अर्थ के आधार पर जो सूक्ष्म अंतर है उसे स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन शब्दों को हिंदी साहित्य में कहीं पर समान माना गया और कहीं पर एक दूसरे से भिन्न माना गया। जो उत्तर छायावाद शब्द है वो छायावाद के उपरांत अर्थात छायावाद के बाद विकसित होने वाली दो काव्य धाराओं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और वैयक्तिक कविता के संदर्भ में रूढ़ हो गया है।
और वहीं छायावादोत्तर के अंतर्गत उत्तर छायावाद के साथ वे समस्त काव्य धाराएँ आ जाती हैं। समस्त काव्य धाराएँ में हमारा उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता ये सब कुछ आता है। जो उत्तर छायावाद है वो छायावाद के उपरांत आता है और छायावादोत्तर में नई काव्य धाराएँ छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार हम इसे पढ़ सकते हैं। छायावाद, उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद से दो चीज़ें निकलती हैं हमारी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और व्यक्ति कविता। और दूसरा छायावादोत्तर में हमारा उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता और व्यक्ति कविता सामने आती है। ये हमारा उत्तर है जो वो पूरा होता है। इस प्रकार उत्तर छायावाद अपने सामान्य अर्थ में छायावाद के उत्तर चरण का बोध करता है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इसके अंतर्गत छायावादोत्तर रचित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं तथा व्यक्तिक प्रगीतों की वह धारा आती है जिसे जवानी व मस्ती का काव्य कहा गया। हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। अपने अपने इतिहास ग्रंथों में डॉक्टर नंद किशोर नवल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय मोहन शर्मा, रामस्वरूप द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान ने उत्तर छायावाद का उपर्युक्त अर्थ ही ग्रहण किया है। पांचवी काव्य धारा को प्रायः उत्तर छायावादी यानी छायावाद का परवर्ती रूप कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है, लेकिन यह वस्तुतः स्वच्छंद काव्य धारा ही है, जैसी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। इसके अंतर्गत उग्र राष्ट्रीय चेतना थी और जवानी की मस्ती का काव्य भी था। नंद किशोर आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में कहा, उत्तर छायावादी साहित्य छायावादी काव्य और उसके समांतर लिखा गया आधुनिक सृजनशीलता की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। इनकी रुचि तत्कालीन समाधानों में अधिक थी। संदर्भ चाहे प्रेम के हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के हों या फिर मानव क्रांति के। छायावादी के संश्लिष्ट जीवनानुभव उत्तर छायावाद में सीधे सरल अधिक हो चले। मस्ती का काव्य और राष्ट्रीय भावधारा इसकी विशेषता है। छायावादी काव्य के उत्कर्ष और हास्य की प्रक्रिया हिंदी कविता के विकास क्रम की एक कड़ी है। इसी समय प्रगतिवादी विचारधारा राष्ट्रीय चेतना का नया संस्कार ग्रहण करने लगी थी और स्वच्छंदतावादी व्यक्तिवाद ने एक नई दिशा पकड़ी। इस प्रकार उत्तर छायावाद के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और व्यक्तिवादी गीति काव्य को ही सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र ने उत्तर छायावाद को 3 धाराओं में बांटा। जो 3 धाराएं वो हैं व्यक्ति चेतना प्रधान, राष्ट्रीय चेतना और इन दोनों को मिला के बनती है समाजीय चेतना। इसी के साथ डॉक्टर नगेंद्र ने भी छायावादोत्तर काव्य को वर्गीकरण किया कि उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, व्यक्तिवादी काव्य धारा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इसी तरह से आया। हमने प्रश्न में उत्तर छायावाद को तो हमने पूरी तरह से कर लिया। अब हम उसके परिवेश और प्रवृत्तियों को देखेंगे। उत्तर छायावाद का जो परिवेश है, इसमें प्रत्येक साहित्य अपने युग का जीवंत दस्तावेज होता है, या यूँ कहें कि प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग की सच्ची कहानी कहता है, क्योंकि साहित्य के निर्माण में युगीन परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह युगीन परिवेश राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। अतएव युग विशेष के साहित्यिक संवेदना को समझने के लिए तत्कालीन परिवेश का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। युग की विषमताएं एवं आकांक्षाएं साहित्यकार के माध्यम से काव्य के स्वरूप को निर्धारित करती हैं और उसमें आकार प्रदान करती हैं। साहित्यकार युगीन परिवेश से प्रेरणा ग्रहण कर नए युग के स्वप्न संजोता है और उसे
साकार करने के लिए साहित्य को माध्यम के रूप से चुनता है। अतः किसी भी युग विशेष के साहित्य के अध्ययन में युगीन परिवेश की चर्चा की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी युग के साहित्य में नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय चमत्कारिक सिद्धि के रूप में एकाएक नहीं हुआ करता, अपितु उसका अंकुर गहनतम परतों के नीचे विषम वातावरण और विरोधी परिस्थितियों मध्य झूंझते अक्षय विलक्षण और शक्तिशाली बीज का परिणाम होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों से बल अर्जित कर नव जीवन की उमंग और लालसा के साथ अंकुरित पल्वित तथा समय आने पर पुष्पित हो उठता है। इसी के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के उपरांत उत्तर छायावाद के विकास में तत्कालीन परिवेश ने महत्वपूर्ण भूमिका रही। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में जो उत्तर छायावादी कवि उभर कर सामने आए वे भारतीय इतिहास के उस दौर की देन है जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में युवकों की शिरकत से एक नया उभार आया था। इनकी जवानी की मस्ती में सामाजिक मंगलाकांक्षा का भाव भी निहित था, जो देश पर खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार था। यह दशक बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ था, जिसने काव्य जगत में आदर्शोन्मुख छायावाद को यथार्थ-उन्मुख होने के लिए विवश कर दिया था। सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम युगांत रखकर सुमित्रानंदन पंत ने एक युग के अंत में घोषणा कर दी थी। सन 1930 से सन 1935 तक हमारा राजनीतिक जीवन निराशाओं की कहानी मात्र था। राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी सक्रिय थे। 1930 में गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई। नमक कानून तोड़ा गया, जिसमें विद्रोह की चिंगारी सारे देश की आग की लपट की तरह फैल गई। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह भी हुए, पर गांधी इरविन पैकेट और गोलमेज सम्मेलन की असफलता ने इस आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी। इन समझौतों के फलस्वरूप गांधी जी को सरदार भगत सिंह और उनके मित्रों की फांसी का तोहफा मिला। गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा सके और सन 1933 में वे कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। सत्य की जगह आग्रह आंदोलन वापस ले लिया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक शुभद्ध हुए। उन्होंने नए सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस के पुनः गठन की बात कही और सन 1934 में समाजवादी दल का जन्म हुआ, जिसने सन 1935 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद समाजवाद के प्रगतिशील तत्वों से अनुप्राणित होने लगा। सन 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिए जाने पर सन 1942 तक गुप्त रूप से कार्य करती रही, और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ था। इसी प्रकार से यह हमारा परिवेश समाप्त होता है। सन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के सभापतित्व में कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना और सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जैसे राजनीतिक और साहित्यिक संगठनों से कवियों को भी पर्याप्त शक्ति मिली। अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर छायावाद ने अब उत्तर छायावाद के लिए भूमि तैयार करनी आरंभ कर दी। पंत निराला जैसे कवियों ने यथार्थवादी रचनाएं लिखी। यह उत्तर छायावाद का उद्भव काल था। कवि सम्मेलनों में लोग निराला से अधिक बच्चन को सुनना चाहते थे। दिनकर अपनी हुंकार के साथ मंच के केंद्र में उपस्थित थे। हिंदी में एक और मस्ती का आलम धूल उड़ाता हुआ जुआ चला जा रहा था और दूसरी ओर जवानियां लहू में तैर तैर कर नहा रही थीं। कवियों के सारे अरमान शीशे में उतरे जा रहे थे। साहित्य में डॉक्टर देवराज की छायावाद का पतन की घोषणा नहीं करा रहे थे। पंत जी को भी लग रहा था कि छायावाद युग बीत गया। कुल मिलकर वह एक अफरा तफरी का दौर था, जिसमें उत्तर छायावादी काव्य विकसित हुआ और जिसकी प्रमुख काव्य धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं को व्यक्तिगत कविताओं में सम्मिलित किया गया। इसी के साथ यह हमारा उत्तर छायावाद का परिवेश समाप्त होता है। अब हम उत्तर छायावाद की प्रवृत्तियों को जानेंगे।
ये हमारी प्रवृत्तियाँ हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की मूल भावना देशभक्ति और देशभक्ति राग और उत्साह का मिश्रण है। उत्साह इसके राष्ट्रीय स्वरूप का आधार है और राग उसके मानवीय सांस्कृतिक रूप का पराधीनता के प्रति आक्रोश, उत्साह का अहिंसक रूप, अतीत का गौरवगान, बलिदान की आकांक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ एवं विषमताओं का विरोध, देशभक्ति का रागात्मक स्वरूप इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। पराधीनता के प्रति आक्रोश था, जिसमें राष्ट्रीय की भावना में प्रेरित कवियों में पराधीनता के प्रति आक्रोश की भावना घर कर गई थी, जो कि गरिमामयी और अपनी मातृभूमि में पराधीनता की बेड़ियों को मुक्त करना ही उनका परम कर्तव्य था। इसी तरह उत्साह का अहिंसक और क्रांतिकारी रूप था, जो उनमें उत्साह भरा हुआ था अपने देश के प्रति। इनका उत्साह सभी प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने उत्साह में हिंसात्मक गतिविधियों के स्थान पर गांधी जी के प्रभाव के कारण उत्साह का अहिंसक रूप लक्षित किया। युद्ध नीति है परम भयंकर, शांति साधना है शिवशंकर, यह सुभद्रा कुमारी चौहान में गांधी जी की अहिंसा में प्रभावित दिखाई देती है। इसी के साथ बलिदान की आकांक्षा रही कि हर एक उत्सर्ग में त्याग, वीरता यह प्रेरणादायक गीत रहे थे। उसमें सत्याग्रह के युद्ध के यह गान हैं। इसी के साथ देशभक्ति का रागात्मक स्वरूप, अतीत का गौरवगान जो था, अतीत का गौरवगान होता है देश के प्रति प्रेम, भक्ति भावना, स्वर्णिम अतीत का गौरवगान, प्रकृति प्रेम, राष्ट्र के निवासियों के परस्पर सुख दुख समानुभूति, सुखों के समान बंटवारे, हिमायत करना, देश के सभी धर्म जाति वर्गों की महानता स्वीकार कर सबका सम्मान करना आदि की प्रवृत्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी के साथ हमारी अगली प्रवृत्ति है विद्रोह भावना, क्रांति का आह्वान, जागरण का भाव। यह 1930 से आरंभ हुआ था। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का विरोध और सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष। राष्ट्रीय जागरण के इस दौर में सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियाँ समाज को पंगु बनाती जा रही थी, अतः उनका विरोध अत्यंत आवश्यक था। बात चाहे जात पात, छुआछूत, आडंबरों, मिथ्याचारों, नारी दुर्दशा की हो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों ने रूढ़ियों में जकड़े भारत पर व्यंग कसते हुए अपने विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। समाजवाद का प्रभाव और स्वतंत्रता की प्रबल आकांक्षा, ये इसी के साथ हमारी प्रवृत्तियाँ समाप्त होती हैं। आप सभी का धन्यवाद। आज की कक्षा में हमारे कुल महत्वपूर्ण प्रश्न 40 अंक पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। हम आज ही DSC 4 हिंदी कविता में अपना अंतिम पाठ है, जो अर्थात पहले हमने भूषण जी को पूर्ण रूप से समाप्त किया था, अब हम सूरदास जी को पढ़ेंगे। तो DSC 4 की जो पाठ है वो कुछ ही क्षणों में आ जाएगा। सभी मित्रगणों को धन्यवाद।